हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। डेली करंट अफेयर के सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 3 अगस्त 2021 के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में। इसमें देखिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और इस करंट अफेयर को समझने के लिए उसका विश्लेषण और उसके साथ जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। बात की जाए इसके देखिए इंपॉर्टेंट की, तो किसी भी जनरल कंपटीशन के साथ साथ किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो प्लीज़ प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है हाल ही में प्रकाशित हुई है, इन एन आइडियल वर्ल्ड, और इसके लेखक कौन है? कुनालू बासु, कौशिक बसु, अनुपम खेर, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कुनालू बासु। ये जो पुस्तक है इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? कुनालू बासु। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इंडिया 2030 द राइज ऑफ रजस्टिक नेशन, ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इसके लेखक हैं गौतम चिके माने। कीप शार्प बुल्ड बेटर ब्रेन एट एनी एज, ये पुस्तक प्रकाशित हुई और इसके लेखक हैं संजय गुप्ता। लेखिका हैं डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच, और ये पुस्तक भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। वन क्वेश्चन दैट कैन सोल्व योर लाइफ के, और इसके लेखक हैं विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा ये लिखी गई काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। विनय कुमार सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसेसर 1000 कट्स, और ये है मारिया सारापुआ के द्वारा लिखी गई काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। डॉक्टर राजेश भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, रेडियो कश्मीर द टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए GD बख्शी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, लंदन, पेरिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में जो 2022 में डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन होने वाला है। ये जो डिफेंस एक्सपो होता है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। 2 साल पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जो 2020 में इसका आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, और अब जो 2022 में होने वाला है मार्च में, उसका आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, ये जो डिफेंस एक्सपो है इसमें होता क्या है कि देखिए रक्षा मंत्रालय जो है, अब रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करती है, और इसमें क्या होता है कि देश की सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन किया जाता है। जो सेना का शक्ति का प्रदर्शन है इसमें किया जाता है, एक मेला की तरह आप इसे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे देश के वेपन बनाने वाले कंपनीज हैं, हथियार बनाने वाले कंपनीज हैं, उस भी इस डिफेंस एक्सपो में वो कंपनी भी शामिल होती है, और जो भारतीय सेना है उसका ताकत का प्रदर्शन, उसके सैन्य प्रणाली का प्रदर्शन भी इसमें किया जाता है। तो ये जो आयोजन है 2022 में मार्च में होने वाला है, 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक के बीच में इसको रखा गया है। और हमारे देश के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो वो इसका अनावरण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का, इसको किसे देने के लिए घोषणा की गई है? ऑप्शन है डॉक्टर साइरस पूनावाला, डॉक्टर महेश बर्नवाल, डॉक्टर दीपक रस्तोगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर साइरस पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला, ये देखिए इमेज में ये है डॉक्टर साइरस पूनावाला, और इन्हीं को 2021 में राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए ये जो है, आप लोग को पता है कि जो दवा बनाने वाली कंपनी है टाटा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सॉरी टाटा नहीं होता, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात SSI, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, और इन्हीं को 2021 में राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार, इसको दिया जाता है लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को दिया जाता है इस पुरस्कार को, लेकिन इस बार इनको दिया जाएगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को अर्थात आज इनको दिया जाएगा।
तो इस बार कोरोना वायरस की वजह से सेशन में समारोह में देरी हुई है और 3 अगस्त को ये जो डॉक्टर साइरस पूनावाला है इनको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार में देखिए क्या होता है कि इसमें 1 लाख रुपए का नगद कैश दिया जाता है और साथ ही साथ एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो इससे सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर साइरस पूनावाला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि कर्ण परियोजना की शुरुआत करी है? तो ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है कृषि कर्ण परियोजना, इसको किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल सरकार के द्वारा ये कृषि कर्ण परियोजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। ये देखिए ये योजना जो है क्या होता है इसमें कि इस योजना के तहत केरल की सरकार पॉली हाउस अर्थात प्लास्टिक से बने घर बनाएगी, जिसको आप लोग ये ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस की तरह उसमें घर बनाया जाएगा और उस ग्रीन हाउस में क्या किया जाएगा कि जितनी भी सब्जियां हैं जैसे टमाटर हो गए, खीरा, शिमला मिर्च वगैरह, उन सब का उसमें पौधा लगाया जाएगा, उनकी खेती की जाएगी ग्रीन हाउस में। साथ ही साथ मशरूम का खेती, मछली पालन भी उसमें किया जाएगा। तो इस तरह के जो कृषि होते हैं, ग्रीन हाउस पे बेस्ड जो खेती होते हैं, वो काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं। तो कृषि के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ही केरल सरकार ने ये कृषि कर्ण परियोजना को लॉन्च करी है। अब देखिए देखिए इसको केरल सरकार ने शुरू किया है। तो केरल को राज्य का गठन कब हुआ था, मतलब कि केरल को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1956 में, 1 नवंबर 1956 को केरल को राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तब पिनराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं ये केरल के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट की संख्या है केरल में 20 और राज्यसभा सीट की संख्या है 9 और विधानसभा सीट की संख्या है 140। केरल के राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है नारियल का वृक्ष, राजकीय पक्षी है धनेश जिसको कहते हैं ग्रेट हॉर्नबिल। ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये केरल का राजकीय पक्षी है। पार्क की बात की जाए तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये केरल में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये भी केरल में ही स्थित है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। झील की बात की जाए तो देखिए पेरियार झील, बेम्बनाड झील, ये जो पेरियार झील है, बेम्बनाड झील है, ये केरल में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अष्टभुजी झील, पुकोर झील, बेल्लयानी झील, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट झील है ये सभी केरल में स्थित है। और उस फेस्टिवल में आप लोगों को पता होगा कि जो पोंगल है, ओणम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरल के। क्लासिकल डांस की बात की जाए तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है ये केरल के काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना इंडियन नेवल के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? तो ऑप्शन है पंकज कुमार वर्मा, दीपक रानावत, अशोक कुमार, SN घोरमरे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी SN घोरमरे। देखिए इमेज में ये हैं SN घोरमरे और इन्हीं को भारतीय नौसेना का नया वाइस चीफ उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व जो थे वाइस चीफ भारतीय सेना के, भारतीय नौसेना के, वो थे G अशोक। ये जो अशोक कुमार हैं ये थे इसके पूर्व में वाइस चीफ, और ये जो है अब रिटायर हो गए हैं और इन्हीं के स्थान पर SN घोरमरे को इंडियन नेवल का वाइस चीफ के पद पे नियुक्त किया गया है। ये जो है SN घोरमरे, इनको 1984 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 2007 में इनके सेवा को देखते हुए इन्हें नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 2007 में इनको नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 2017 में इनको विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 2000 में इनको नौसेना के द्वारा प्रशस्ति भी प्रदान किया गया था। तो अब इनको इंडियन नेवल भारतीय नौसेना में नए उप प्रमुख वाइस चीफ बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आप लोगों को पता है कि 23 जुलाई से शुरू हो चुका है जापान के टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक 2020, और इसमें महिला एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में भारत की कौन खिलाड़ी है जिसने, PV सिंधु है ये, जिसने कौन सा पदक जीता है?
ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजत पदक। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिला एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में। तो ये जो है भारतीय खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, और ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ये जो स्वर्ण पदक जीता है, तो ऐसा दूसरी बार हुआ है कि ये इन्होंने स्वर्ण पदक, रजत पदक जीता है। इन्होंने जो चीन की हैं ही बिंगजियानो, उनका नाम है ही बिंगजियानो, इन्हीं को हरा करके इस महिला एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये जो पीवी सिंधु हैं ऐसा करने वाले ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो दूसरी बार इन्होंने रजत पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने देखिए 2016 में जो रियो में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो उनमें भी इन्होंने महिला एकल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक ही जीता था, और इस बार जो 2020 में हुआ है इसमें भी इन्होंने महिला बैडमिंटन एकल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुई G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो ये जो G20 है इसके संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है, और इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी है, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, भारत, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली। इटली ने इसकी मेजबानी की है। इटली में इसका आयोजन किया गया था जो G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है। तो वर्तमान में है संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, और जो 30 जुलाई 2021 को इसका आयोजन हुआ तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। राज्य मंत्री हैं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी। इस बैठक को मेजबानी की है इटली ने, और ये जो बैठक है इसमें किस मुद्दों पर चर्चा की गई है? तो जलवायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक विरासत है, वर्ल्ड हेरिटेज के साइट है, उनके संरक्षण से संबंधित, उनके संरक्षण के बारे में इस बैठक में, इस समिट में चर्चा की गई है। अब देखिए इसको G20 ने, सॉरी ये जो G20 है इसकी ये बैठक थी। तो G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं, जो ये G20 है एक समूह है। इसमें क्या है कि इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन उसका समूह है। ये इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन से मिल करके इस G20 को बनाया गया है। भारत भी इसका सदस्य आप लोगों को पता है। और बात की जाए इसके पहले सम्मेलन की, सबसे पहला सम्मेलन इसका कब हुआ था? तो 2008 में इसका सबसे पहला सम्मेलन अमेरिका में किया गया था। और देखिए जो ये है इसका 16वां G20 सम्मेलन 2021 में वो किया गया था इटली में, और इसका 17वां G20 सम्मेलन जो 2022 में होने वाला है, तो इसके पहले से ही ये कर दी गई, मतलब घोषणा कर दी गई है। तो ये जो 2022 में होने वाला है वो होगा इंडोनेशिया में, और 18वां G20 जो होने वाला है जो 2023 में होगा वो भारत में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए गाँव में ये जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने कौन से पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है प्ले स्कूल फॉर चाइल्ड, विद्या प्ले स्कूल, विद्या प्रवेश प्रोग्राम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रामीण बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधाएं देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए प्ले स्कूल बनवाए जाएंगे, जो कि ये जो सुविधा थी केवल शहर के बच्चों के लिए ही थी, लेकिन अब उसको गांव के बच्चों में भी लागू किया जाएगा। गांव में भी प्ले स्कूल बनवाया जाएगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स है, अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो पता है कि ये एक तरह की F1 रेसिंग कार का स्पोर्ट होता है, कार रेसिंग का एक स्पोर्ट होता है। और जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किया गया है उसका खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो थे गलत टाइप हो गए थे, तो उसको यहाँ पर हाइड कर दिया गया है, माफ कीजिएगा उसके लिए। इसका सही जवाब है एस्टेबन ओकन। जो एस्टेबन ओकन है, देखिए एस्टेबन ओकन, देखिए ये है एस्टेबन ओकन, और इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। ये जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में है ये पहले स्थान पर रहे हैं।
दूसरे स्थान पे कौन से रहे? सेबेस्टियन वेटल, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और लुइस हैमिल्टन जो थे इस रेस में तीसरे स्थान पर थे। और ये जो है स्टीवन ओकन, ये पहली बार जो है ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इन्होंने पहली बार हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के साथ साथ इन्होंने पहले ये ग्रैंड प्रिक्स गेम ही पहली बार जीता है। तो देखिए 2021 में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं, जैसे स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जो है उसके विजेता थे मैक्स वेस्टरपेन। जो स्टेरिन में किया गया था ग्रैंड प्रिक्स उसके विजेता थे मैक्स वेस्टरपेन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो आयोजन किया गया उसके विजेता भी थे मैक्स वेस्टरपेन। और जो मोनाको का किया गया उसके भी विजेता थे मैक्स वेस्टरपेन। तो मैक्स वेस्टरपेन जो है उन्होंने स्टायरिन, फ्रेंच और मोनाको इन तीनों ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया है। लुइस हैमिल्टन जो थे इन्होंने भी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 इस तीनों जो खिताब है अपने नाम किया है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 में किया गया वो खिताब किसके नाम गया है? तो वो है सर्जियो पेरेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अगस्त। 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये जो डे है क्यों मनाया गया है? तो 1 अगस्त 2019 को ही ये जो ट्रिपल तलाक है उसको बैन किया गया था हमारे संविधान के द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी दिन को याद दिलाने के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इस सेशन में गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पीछे जितने वीडियो डाले गए हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग लौटेंगे 4 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।